तो गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ये हमारे पास में क्लास 10th का एक चैप्टर होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात की जाती है और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। इसमें हम बेसिकली हम क्या करते हैं, तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक परिधि होती है, दूसरा क्षेत्रफल होता है और तीसरा आयतन होता है। इसी के सारे फॉर्मूले लर्न करते हैं और परिधि क्या होती है एक्चुअली में, और क्षेत्रफल क्या होता है, और दूसरा हमारे पास में आयतन क्या होता है। किस तरीके से किसी भी चीज़ का आयतन हम फाइंड कर सकते हैं, क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं और परिधि फाइंड कर सकते हैं, वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास में जो परिधि होती है उसकी परिभाषा होती क्या है। तो जो परिधि होती है उसको इंग्लिश में हम सरकमफेरम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास हो सकता है कोई खेत है और उस खेत में हमें या फिर आपने मेड़ पर चलना स्टार्ट किया, आप मेड़ पर चलने लगे तो हमारे पास में टेढ़ी मेढ़ी मेड़ होगी किसी भी तरीके से। जो ये मेड़ की लंबाई होती है यही क्या होती है, परिधि होती है। हो सकता है आपके खेत की मेड़ जो हो वो 2 मीटर की हो, 3 मीटर की हो, 4 मीटर की हो, 5 मीटर की हो सकता है वो x मीटर की हो। तो जो ये मीटर में लंबाई हमारे पास में आती है कि हमारी खेत की चारों तरफ बनी हुई मेड़ की टोटल लंबाई कितनी है, वही होती है परिधि। दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हो सकता है तुम्हारे पास में एक पार्क हो जिसमें आप खेलने के लिए सुबह सुबह जाते हो और उस पार्क के चारों ओर क्या हो, बाउंड्री हो। तो उसी बाउंड्री की जितनी लेंथ होती है वही क्या होती है, हमारे पास में परिधि होती है। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चंस में जो हमारे पास चीज़ों के बारे में परिधि पूछता है हमसे, तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा ये हमारे पास में आयत होता है, इसकी परिधि पूछता है। दूसरा हमारे पास में वर्ग होता है, इसकी परिधि हमसे पूछ लेता है। ये क्या है, हमारे पास में आयत है। दूसरा क्या है, हमारे पास में वर्ग है। थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, चारों भुजाएं हमारे पास में वर्ग की बराबर होती हैं। तो आयत की परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब क्या है, बाउंड्री का योग, यानी कि टोटल बाउंड्री कितनी है। तो अगर सपोज दैट तुम्हारे पास में एक खेत है जो कि आयत के आकार का है, तो यहाँ पर आपने तार बांधना स्टार्ट किया तो कुछ लंबाई इस साइड की होगी मेड़ की, कुछ इस साइड की होगी और कुछ इस साइड की होगी और फिर इस साइड की होगी। टोटल लंबाई हम जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगी, परिधि। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आयत है चूंकि, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैंने मान लिया ए, अब ए और आमने सामने की भुजा बराबर होती तो ए, है ना। तो ए कुछ और मत समझिएगा, ये ए क्या है भाई, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है। ये मीटर में एक लेंथ है जिसको हमने एक टर्म्स दे दिया कि ए मीटर है। ओके, तो ए मीटर ये है, ए मीटर ये है। फिर उसके बाद में इस साइड को मान लेते हैं बी मीटर है। बी मीटर भी हमारे पास में 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कुछ भी हो सकता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो इस साइड में भी क्या होगा, बी मीटर होगा। अब मुझे बताइए इसकी परिधि क्या होने वाली है। परिधि का मतलब हमारे खेत में कितनी मेड़ बनी है चारों तरफ, उसका योगफल करेंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या चला, ए मीटर, फिर चले बी मीटर, फिर चले ए मीटर एंड बी मीटर। तो सबको लिख लेंगे क्या, पहले हमने ए चला, फिर उसके बाद में बी चले, फिर उसके बाद में ए चले और फिर बी चले। अब इनको ऐड कर लेंगे, यही क्या हो जाता है हमारे पास में, ए ए 2a एंड प्लस का हो जाता है 2b। तो ये क्या हो जाता है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं यानी a प्लस बी। इसीलिए हमारे पास में जो आयत होता है उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, 2, और ब्रैकेट्स में क्या हमें समझ में आता है, लंबाई। ये क्या है, हमारे खेत की लंबाई। तो ये हो जाता है लंबाई और प्लस का क्या हो जाता है, चौड़ाई। तो बस ये होती है हमारे पास में परिधि। ओके, तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। चलिए बात करते हैं हमारे पास में वर्ग की। तो वर्ग की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि वर्ग की एक्चुअली में प्रॉपर्टी होती क्या है। यह है बच्चों, हमारे पास में ये वर्ग बना हुआ है। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों भुजाएं हमारे पास में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये साइड हमारे पास में ए है, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। भूल मत जाना ए क्या मतलब क्या होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना। हमारा जो खेत है इस बार वर्गाकार हमने ले लिया और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, यानी कि चारों तरफ बराबर है, यानी ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर। परिधि इसकी क्या हो जाएगी, वह चारों कोनों जो चारों मेड़े हैं हमारी सारी मेड़ों का योगफल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 तरफ मेड़ आती है जो कि इक्वल्स है, तो उन्हीं का हम यहाँ पर योगफल करेंगे। तो हमें क्या समझ में आता है ये कि इसका योगफल कितना आ जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ई, कितना हो जाएगा, 4a, है ना। इसीलिए इसका जो परिधि होता है वो कितना होता है, 4a होता है। नेक्स्ट हमसे कौन सा क्वेश्चन कर सकता है वो, नेक्स्ट हमसे जो परिधि पूछता है वो हमारे पास में सर्कल की पूछ लेता है। ये सर्कल है लेकिन बट आई नो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग बोलते हैं अगर इसमें कुछ मास वास नहीं दे रखा है, यानी ये वृत्त है। ओके, तो ये क्या है, वृत्त है।
इस वृत्त की भी परिधि हमसे पूछी जाती है। अगर इसकी रेडियस क्या दे रखी है, मुझे आर दे रखी है, तो बोलेगा इसकी परिधि बता दो। तो परिधि बताने के लिए हमें इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 2πr होता है। एक्चुअली में याद नहीं रखना है, लेकिन आगे चलकर जब हम लोग 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें सिखाया जाता है इसको इंटीग्रेशन की सहायता से, डिफरेंशिएशन की सहायता से कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, इसे याद कर लेना। ओके, तो भाई इसे तो हमें लर्न ही करना पड़ेगा 2πr को। आगे मैं अभी ट्रिक बताऊंगी कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं इतने सारे फॉर्मूलों के बीच में, और अभी तक किसी को याद नहीं करने की ज़रूरत मुझे पड़ी है। तो चलिए डी नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा है, अब हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज की बात करते हैं कि त्रिभुज की परिधि हम कैसे निकालें। क्या भाई त्रिभुज में भी परिधि होती, बिल्कुल। अगर आपका खेत त्रिभुजाकार निकला तो इसमें भी तो मेड़े होंगी, ये साइड मेड़, ये साइड मेड़, ये साइड मेड़, सबको जोड़ दो, है ना। तो सबको जोड़ने के बाद में हमें त्रिभुज का भी परिमाप पता चल जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होता है भाई, त्रिभुज हमारे पास में कई तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, है ना। कैसे कैसे होते हैं, तो सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका एंड तीसरा तरीका फटाफट देख लेंगे। यहाँ पर देखो, एक तो त्रिभुज आपके पास में होता है समबाहु त्रिभुज, और जो दूसरा त्रिभुज होता है वो होता है हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ठीक है। तीसरा हमारे पास में जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु का मतलब क्या होता है, अक्षर से पता चलता है। सम मतलब होता है समान, और बाहु मतलब होता है भुजाएं। इसका मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है इसका मतलब है कि इसमें कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होगी। तो अगर मैंने इसकी भुजा की लंबाई क्या ले ली, ए मीटर नाप लिया, इसका मतलब ये साइड भी ए मीटर होगी, ये वाली साइड भी ए मीटर होगी, ये वाली साइड भी ए मीटर होगी। अब इसमें हम क्या मानते हैं, ये वाली साइड अगर ए मीटर है तो ये वाली साइड भी ए मीटर होगी बच्चों। तो ये वाली साइड कितनी होगी, सपोज दैट बी है, क्योंकि भाई डिफरेंट है तो मैंने डिफरेंट वेरिएबल मान लिया। इसकी साइड का ही बात करते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये वाली साइड क्या होगी, सी होगी। अब फटाफट हम इसका क्या लिख लेंगे यहाँ पर परिमाप, कि एक्चुअली में इनके परिमाप क्या होंगे। तो परिमाप की बात करें तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, हम जानते हैं परिमाप का मतलब क्या होता है, मेरी सारी मेड़ों का योगफल। तो भाई ये वाली मेड़ हमारे पास में क्या है, ये वाली मेड़ हमारे पास में क्या है, ए मीटर, ये वाली मेड़ भी क्या है, ए मीटर, ये वाली मेड़ भी क्या है, ए मीटर। तो भाई ए प्लस ई प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे, b प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2a, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में जो हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज में हम किस तरीके से मेड़ों का योगफल करेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगी हमारे पास में परिधि की कहानी। बच्चों बस हमें इसी तरीके की चीज़ों की परिधि यहाँ पर निकालने के लिए दी जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। यहाँ पर वर्ग की पूछता है, वृत्त की पूछता है, और आयत की पूछता है ना, और दूसरा हमारे पास में त्रिभुज की पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस में हमें फंसाने के लिए। ओके, तो ये होता है हमारे पास में परिधि की कहानी। बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि सारी मेड़ों का योगफल। तो यहाँ पर एक ट्रिक लिख लीजिए कि हमारे पास में इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक क्या, मेड़ों का योगफल। दूसरा आप याद रखिएगा कि हाँ, जो हमारे पास में वृत्त होता है, वृत्त का हमें याद रखना है। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसको बस अपने को रट लेना है। क्या होती है बच्चों, 2πr होता है। ओके, बस इतना अपने को थोड़ा सा याद रख लेना है। अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो भाई हमारे पास में इसी क्रम में किसकी बात आती है, भाई अब दूसरी बात आएगी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो क्षेत्रफल हमारे पास में बी पॉइंट होता है कि क्षेत्रफल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया भी फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं, उनको ध्यान से सुनिए, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको याद करना पड़ेगा मैं बोल दूँगी यहाँ पर कि आप उसको लर्न कर लीजिए, और आप उसको सच में लर्न कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बी नंबर यानी क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में बात करेंगे। अब एरिया के क्रम में हमें क्या क्या दे देता है निकालने के लिए, हमें आयत दे देता है, हमें वृत्त दे देता है, वर्ग, शंकु, गोला, घन, घनाभ, है ना। फिर उसके बाद में बेलन के बारे में भी पूछ लेता है कि इसका एरिया निकाले। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, और हमारे पास में वक्र पृष्ठ क्या होता है, किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्रम में हमने किसको ले रखा है, यहाँ पर आयत को, तो मैं यहाँ पे भी ले लूँगी। सबसे पहले आयत को लूँगी।
अब आयत की अगर हम बात करें तो आयत आपको पता है इस तरीके से होता है। बेटा एरिया का मेन मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका सूत्र लिख लीजिए। जैसे उसमें हमारे पास में ट्रिक थी कि मेढ़ों की लंबाई लिख लीजिए। किसकी लंबाई, मेढ़ों की, यानी जो हमारे खेत की मेढ़ है ना उसकी लंबाई हमको लिखनी होती है मीटर में। बस कितने मीटर की लंबी लेन हमारे पास में मेढ़ है वही होती है परिधि। अब एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास में जो खेत है, खेत का जो अंदर का पार्ट है, यानी कि खेत पर हमने क्या कर दिया, सपोज दैट मेरा पार्क था और पार्क पर मैंने क्या कर दिया, अपना प्लस्तर कर दिया। प्लस्तर करने के बाद में उसमें जब मुझे पेंट करना पड़ा, तो पेंट करने के लिए मुझे कितनी एरिया में पेंट करना मुझे पता होना चाहिए, कितने भाग में पेंट करना, उसको निकालने के लिए हम एरिया का ही प्रयोग करते हैं। तो एरिया का बेसिकली एक मंत्र होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इसको याद रखिए, बस सारी चीज़ें आपकी मैं यहाँ पे आसान कर दूंगी। और किस तरीके से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अब देखिए आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल से समझ में आता है, हर बच्चे को याद हो जाता है लगभग। इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणी चौड़ाई। हमारे पास में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लंबाई के स्थान पे हमारे पास में ए है, चौड़ाई के स्थान पे बी है, बस आराम से निकल आया। सेकेंड नंबर की बात हम करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास में है वर्ग। वर्ग का हम कैसे निकालें, तो वर्ग हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए, सिंपल सी बात है, फिर से लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई बच्चों कितनी है, ए है, क्योंकि ये वर्ग है तो आमने सामने की है नहीं, सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी ये भी ये भी ये भी सब आपस में बराबर है, यानी कि ये ए हो जाएगा और गुणे ए हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाता है, ए स्क्वायर। आपने नाम सुना होगा इसका कि हम इसको बोलते हैं बच्चों भुजा स्क्वायर, ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, भुजा स्क्वायर। शायद दिख नहीं रहा, इधर देख लीजिए, हम क्या बोलते हैं उसको, भुजा स्क्वायर बोलते हैं, ओके। थर्ड नंबर हमारे पास में जो आंसर आता है वो किसका आता है, कि मुझे वृत्त का भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो आओ समझाते हैं वृत्त का कैसे होता है। वृत्त का मतलब होता है हमारे पास में एक डिस्क है और डिस्क का जो एरिया है इसका मतलब ये वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज दिस, तो मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पास में है, ये हमारे पास में वृत्त का ही स्ट्रक्चर्स बना रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपसे ढूंढ कर लाई हूँ। और इसका जो एरिया होता है, इस एरिया पे मुझे पेंट करना है, और यही जो पेंट यानी कि इसका जो पूरा एरिया है कितने मीटर का, ये हमारे पास में टोटल बन रहा है, यही क्या होता है हमारे पास में वृत्त होता है। ओके, समझ में आ गया होगा, ऐसा होता है हमारे पास में वृत्त। ओके, तो ये था हमारे पास में वृत्त। अब इसका एरिया क्या होता है हमारे पास में, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। अभी मैं इसको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि मैंने परिधि में भी बताया कि वृत्त का आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको भी तरीका बताऊंगी अभी किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। शंकु यानी कि कोनिक का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके एरिया में हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि संपूर्ण पृष्ठीय एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या डिफरेंसेस होता है। तो तुम समझ सकते हो, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की, और दूसरा बात समझाने की कोशिश करूंगी आपको शायद कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय एंड क्षेत्रफल। ओके, देखो बच्चों, अगर आपने देखी हो तो जोकर की टोपी जो देख रखी है वही होता है हमारे पास में शंकु। ओके, तो ये हमारे पास में क्या होता है, शंकु के समान होता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपने जोकर की टोपी ली और इस पर ढक्कन लगा दिया। अगर ढक्कन लगा दिया और उसका भी क्षेत्रफल निकालने बैठ गए तो वही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको एक चीज़ शंकु में ध्यान रखनी पड़ती है कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास में पाई आर एल होता है ना, ये याद रखना पड़ेगा बस। तो पाई आर एल तो होता है इस वाली टोपी वाली भाग का, लेकिन अगर हमने नीचे ढक्कन कस दिया तो ढक्कन आपको पता है गोल गोल होगा, गोल गोल होगा, इसका मतलब वो किसके समान होगा, वो वृत्त के समान होगा। अगर वो ढक्कन हमारे पास में क्या है बच्चों, वृत्त के समान है, तो वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये ढक्कन निकाल के फेंक दो, ढक्कन निकाल के फेंक दो, यानी ढक्कन का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं चाहिए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो सिर्फ हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब ढक्कन लगा दिया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ढक्कन नहीं लगाया फेंक दिया तो पाई आर एल यानी कि सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारे पास में। थर्ड में हमारे पास में जो आता है क्वेश्चन, वो 5वां नंबर यानी कि बेलन के बारे में हमसे पूछता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सारी चीज़ें क्या होंगी। तो बेलन हमारे पास में सिलेंडर,
ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या होता है बच्चों, बेलन होता है और नीचे कुछ इस तरीके से हमारे पास में बना हुआ होता है। ओके, अब ये क्या है, हमारे पास में तरी तो लगी हुई होगी। इसको देखने के लिए आपने क्या देखा होगा, अपनी पानी की टंकी। पानी की टंकी नहीं देखा तो जिसमें मेंथा ऑयल निकलता है, अगर गाँव से रिलेटेड हो तो उस टंकी को आपने बिल्कुल देखा होगा। और उस टंकी को देखने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि उस टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन निकाल कर फेंक दिया तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, सिर्फ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों वो क्या हो जाता है, हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और अगर हमने उस पर ढक्कन कस दिया तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो वो क्या होता है हमारे पास में, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं। अब प्रॉब्लम है कि हम इस चीज़ को फाइंड कैसे करें, क्या हमें इसमें भी कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें कहा थोड़ा सा कि आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है, क्या इसमें भी कुछ याद रखना है, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं याद रखना कुछ भी। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम, अगर ये चीज़ हमारे पास में एक डिब्बा है हमारे पास में, और अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, इसमें देख लो ढक्कन नहीं लगा हुआ है, मैं इसमें हाथ डाल सकती हूँ, ढक्कन नहीं है। अगर ढक्कन नहीं है तो ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर हमने इस पर ढक्कन लगा दिया, इस तरीके से बंद कर दिया इसका ढक्कन, अब अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले बैठ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों साइड से ये बंद है। ओके, तो ये होता है इसमें डिफरेंसेस। ओके, अब हम इसको निकालने कैसे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो भाई हमें दिख रहा है कि नीचे हमारे पास में क्या लगी हुई है, तली। अब तली कैसी है भाई, गोल गोल है, अगर गोल गोल है तो ये किसका काम कर रही है, हमारे पास में वृत्त का काम कर रही है। तो वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर। ओके, और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये हमारे पास में रिंगों से मिलकर बना हुआ है। अगर हमारे पास में बेलन की बात करें तो रिंग से मिलकर बना हुआ है, कैसे समझ में नहीं आ रहा। ओके, आपके पास में अगर सिक्के हैं तो सिक्कों के ऊपर सिक्के रख करके देखिए, देखिए बेलन बनता है या नहीं बनता। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास में बेलन बन जाएगा। तो अगर आपके पास में बहुत सारी रिंग्स हैं तो उनको भी रखने के बाद में बेलन बन जाएगा, क्योंकि ये खोखले बेलन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाहरी साइड पर बस हमें पेंट करनी है। ओके, तो इस पे पेंट करने के लिए हमें क्या समझ में आता है कि हाँ रिंग से मिलकर बना हुआ है, तो फिर एक रिंग की जो हमारे पास में परिधि होती है, यानी कि एक रिंग का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr। 2πr। अब ये रिंगों को हमने कहाँ तक रख दिया है, h ऊंचाई तक रख दिया है, इस वजह से हम क्या कर देंगे, s से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr/h होता है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के रखा, भाई इसको जोड़ दिया था, इसको जोड़ दिया था, ढक्कन रह गया था, इस बार ढक्कन भी लगा देंगे, संपूर्ण निकल आएगा। तो ढक्कन लगा दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस का 2πr/h, और ढक्कन गोल होता है, अगर गोल होता है तो वो हमारे पास में डिस्क है ना, ऐसा बनना होगा, डिस्क है, डिस्क का मतलब वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हम इसको अगर मिलाकर लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं 2πr स्क्वायर प्लस का 2πr/h। ओके, अब यहाँ से कभी कभी कॉमन भी ले लेते हैं, है ना, तो कॉमन लेने के बाद में 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे r प्लस एस बच गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में इसका फॉर्मूला बनकर आ जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस थोड़ी सी याद रखनी है कि बेलन किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो रिंगों से मिलकर बना हुआ होता है। 2πr/h यानी 2πr, फिर h ऊंचाई तक रखा हुआ है, तो h क्योंकि हमें समझ में आता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बस उसी से हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास में जो तीसरी बात आती है वो किसके बारे में आती है बच्चों, छठी बात, वो आती है घन के बारे में, कि घन का हम लोग जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो घन को पहले तो हम बना लेंगे। अब हमें समझ में आना चाहिए कि घन किससे मिलकर बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं ऐसे मैंने घन बना लिया, इन साइडों को मिला देंगे आपस में। ओके, घन जो हमारा पास में मिलकर बना हुआ होता है वो वर्ग से मिलकर बनता है, तभी वो घन बनता है। ओके, तो वर्ग से मिलकर बना है, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ए और यहाँ पर भी होगा ए। आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि 3D में स्ट्रक्चर से ये कैसा हो गया, तो अगर आप इमेजिन कर पाएँ तो इमेजिन कर सकते हैं जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर आपके पास में एक सामने की तरफ दीवार होगी, मतलब आपके एक मुंह के सामने एक दीवार होगी, एक पीठ के पीछे दीवार होगी, एक आपके दाहिने हाथ की तरफ होगी और एक दूसरे बाएं हाथ की तरफ होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कमरे में आपकी 4 दीवारें होंगी। ओके, और एक क्या होगी, आपके सर पर एक छत होगी और दूसरी आपके पास में फर्श होगी। इस तरीके से जो फलक हो जाते हैं वो हमारे पास में 6 हो जाते हैं। तो घन में भी 6 फलक होते हैं, जो हमारे पास में कमरा बना हुआ होता है वही होता है घन।
इसमें एक लंबाई होती है, दूसरी एक चौड़ाई होती है, तीसरी एक ऊंचाई होती है। किस तरीके से होती है यहाँ पे मैं दिखाने की पूरी कोशिश। बच्चों ये हमारे पास में क्या है, एक घन जैसा स्ट्रक्चर्स है। कैसे देख सकते हो बच्चों, इसकी एक लंबाई है हमारे पास में डिब्बे की, बहुत अच्छी लंबाई है, देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास में लंबाई है इसकी। और ये क्या है, इस डिब्बे की कुछ हमारे पास में चौड़ाई दी गई है। क्या इस डिब्बे में ऊंचाई भी है? बिल्कुल, इस डिब्बे में कुछ ये वाली ऊंचाई है। तो बस हमारे पास में ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, इसकी हाइट हो जाती है। ओके, तो ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, बस बन गया कमरा। और यही होता है हमारे पास में घन और घनाभ। ओके, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, मैंने तीनों चीज़ों की बात कर दी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम घन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे होते तो मुझे बस यही चीज़ समझ में आता है कि मुझे इस स्थान पे क्या करना है, पेंट करवाना है। तो पेंट करवाने के लिए मुझे क्या समझ में आता है कि मुझे इस वाले पृष्ठ का पूरा क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। और मुझे इस वाले का भी चाहिए, क्योंकि मुझे इस साइड में भी पेंट करवाना है, मुझे इस साइड में भी पेंट करवाना है, और इस साइड में और इस साइड में और पीछे की साइड में, यानी कि छयों के छह फलकों में हमें क्या कराना है, पेंट कराना है। पेंट कराने का मतलब मुझे छयों के छह फलकों का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं छह फलकों का निकाल लूंगी यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास में फलक है 6। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में जो एक फलक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये हमारे पास में वर्ग से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? वर्ग से। और मुझे पता है जो वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, वो कितना होता है? जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में भुजा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, यानी ए स्क्वायर टाइप में इसका कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो एक का जो हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर है, और इसी तरीके के 6 से मिलकर बना है। तो मुझे 6 ए स्क्वायर में प्रिंट करानी पड़ेगी। कैसे भाई, ये फलक हमने नीचे रख दिया धरती पर। अब इसी तरीके के एक इसके ऊपर खड़ा कर दिया, एक इसके ऊपर खड़ा कर दिया, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, और एक इसके सर पर रख दिया। बन गया ना मेरा कमरा। इसमें कितने यूज हुए? 6। मुझे पेंट करानी है, नीचे भी करना पड़ेगा, दीवार पे भी करना पड़ेगा, इधर वाली पे भी, इधर वाली पे भी, इधर वाली और छत पे भी करना पड़ेगा। यानी मुझे 6 स्थानों पे करना है। तो भाई टोटल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में, वो कितना हो जाएगा? तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे ये भी समझ में आ गया कि हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर घनाभ के बारे में, कि घनाभ हमारे पास में क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घनाभ मिलकर हमारे पास में बना होता है वो आयत से मिलकर बना होता है। और हमें पता है जो हमारे पास में नॉर्मली आयत होता है उसमें क्या होते हैं बच्चों, कुछ लंबाई होती है और कुछ हमारे पास में चौड़ाई होती है। ओके, समझ में आया मुझे? लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, यानी कि दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और हमारे पास में दो एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। अब देखिए इससे मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, और इस डिब्बे की कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी। तो ये वाली चीज़ हम क्या मान लेते हैं, सपोज दैट ये इसकी लंबाई है, और ये वाली जो चीज़ है ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, और ये वाली जो चीज़ है ये इसकी क्या है, हाइट है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको डिब्बे में दिखाया था, उसी तरीके से सेम हम यहाँ पे भी कंसीडर कर लेंगे। ओके, अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे। भाई जो हमारे पास में नीचे वाली दिख रही है, नीचे वाली दीवार हमको कैसे दिख रही है, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। जो नीचे वाला पृष्ठ है वो हमें कैसा दिख रहा है, वो कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया यहाँ से, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दिख रही है हमको, L दिख रही है। जो यहाँ पर हमारे पास में इसकी चौड़ाई है वो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, B दिख रहा है। इसका मतलब नहीं समझे, ये हमारे पास में क्या है, सपोज दैट मेरा कमरा है और नीचे हमारे पास में ये फर्श लगी हुई है। इसी फर्श को मैंने क्या किया, बाहर खींच लिया इस प्लेट को। तो बाहर खींचने के बाद में, यानी कि हमारे पास में जो हमने तख्ते लगा कर रखे थे, अब हमने इसको पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद में मुझे पता चला कि हाँ, इसके पास में एक चौड़ाई है, और दूसरे हमारे पास में क्या है, इसके पास में एक पर्टिकुलर ऊंचाई भी है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है कि ये डिब्बा निकाल लिया, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना होगा। हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला क्षेत्रफल, और हमें पता है किसी भी क्षेत्र का किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या समझ में आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई हमारे पास में L होता है, और चौड़ाई हमारे पास में क्या होता है, B होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में L क्रॉस द B। ओके, आ जाइए यहाँ पर
नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए बच्चों, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के हमारे पास में कितने फलक होंगे, एक तो हमारे पास में फर्श पर लगा हुआ है, दूसरे हमारे पास में कहाँ पे लगा हुआ है, हमारे पास में दूसरा हमारे छत पर लगा हुआ है। ओके, तो इस तरीके के दो फलक हैं। तो हमारे पास में अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दोनों का ऐड करने के पास में टोटल क्या हो जाएगा, 2L क्रॉस B। अब नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास में एक इस साइड वाली जो दीवार होगी, इस साइड वाली दीवार को अगर हम बाहर निकालते हैं खींच करके, तो मुझे समझ में आता है कि जो एक वाली भुजा है वो तो H है और दूसरी वाली क्या है, हमारे पास में B है। अगर हम इस चीज़ को खींच करके यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो ये वाली चीज़ क्या है, हमारे पास में B है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई हमको भी इसका भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही चाहिए। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मुझे इसका चाहिए तो मुझे ये भी समझ में आता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई की बात करें तो B है और चौड़ाई की बात करें तो H है। और इसी तरीके के हमारे पास में कितने पृष्ठ हैं, ये वाला और सामने ये वाला, यानी कि ये दोनों दीवारें क्या है, आपस में बराबर हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में हमें ये समझ में आता है कि जो ये सामने की ओर हमारे पास में दीवार है, इस वाले दीवार को भी मुझे खींच करके बाहर निकालना होगा। तो जब हम बाहर निकाल करके यहाँ पर लाते हैं तो कुछ इस तरीके का मेरे पास में स्ट्रक्चर जनरेट करता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो L होती है और जो इसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है बच्चों, H होती है। इसका भी मुझे चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम आते ही लंबाई गुणे चौड़ाई ही करना है अपने को। यस, लंबाई गुणे चौड़ाई ही करना है। अब देखिए दो हमारे पास में है, एक ये वाला और एक इसके पीछे वाली दीवार। नहीं समझ में आ रहा है, आप समझ जाएगा हमारे पास में लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब इसी तरीके के क्या होंगे, हमारे पास में दो फलक होंगे, क्योंकि हम इस सामने वाले फलक की बात कर रहे थे। एक ये फलक और इसके दूसरे इसके पीछे भी एक फलक, यानी कि एक दीवार ये वाली और एक इसके पीछे वाली दीवार। तो इसी तरीके से इसका टोटल वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब हमें क्या बताना है, घनाभ का टोटल हमारे पास में वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा। तो टोटल अब हम क्या करेंगे, सारी दीवारों का जो वक्र पृष्ठ हमारे पास में आया है उसको हम जोड़ देंगे और हमारे पास में घनाभ का टोटल वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर यहाँ पर करेंगे। देखिए टोटल वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सारी भुजाओं को जोड़ेंगे, मतलब करेंगे। अब टोटल वक्र पृष्ठ को फाइंड करने के लिए 6 की 6 दीवारों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे कमरे में 6 दीवार कहाँ से आ गई, होती तो 4 ही हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में 6 दीवारें होंगी। बच्चों हमें पता है हमारा अगर कमरा बना हुआ है तो उसमें क्या होंगी, 4 दीवार होती हैं और क्या होती है, एक हमारे पास में क्या होती है, एक हमारे पास में छत होती है। ठीक है, एक क्या होती है बच्चों, एक हमारे पास में छत होती है और दूसरी क्या होती है हमारे पास में नीचे, यानी कि जो हमारे पास में फर्श होती है ना। एक छत होती है, एक फर्श होती है। ओके, तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास में टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 दीवारों को आपस में जोड़ देंगे। 6 दीवारों में क्या होता है भाई, 4 दीवारें तो हमारे पास में हो ही जाती हमारे कमरे में और हमारी एक फर्श होती है, दूसरी हमारे पास में छत होती है। तो हम इन सबको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इन सबको उठाएंगे और जोड़ देंगे। तो मुझे दिख रहा है कि मैंने क्या निकाला है, यहाँ पर मैंने टोटल वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमने क्या किया है, 2 टाइम्स ऑफ L क्रॉस B एंड प्लस का 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस H और प्लस का हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर देखिए एक ये वाला हम क्या करेंगे, एक हमारे पास में ये वाला हो जाएगा और दूसरे हमारे पास में ये वाले हो जाएंगे और तीसरे हमारे पास में ये। ओके, तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ L गुणे H, बस यही हो जाता है हमारे पास में। अब देखिए 2L और 2L क्या हो जाएगा, 2L और 2L आपस में आप क्या करेंगे, अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 2LB हो जाएगा, 2B क्रॉस H हो जाएगा और 2 हमें हर जगह दिख रहा है, मैं क्या कर लूँगी, कॉमन ले लूँगी। तो L गुणे B प्लस का B गुणे H एंड प्लस का हो जाएगा L गुणे H। यही हो जाता है मेरे पास में टोटल वक्र पृष्ठ किसका, घनाभ का, यानी क्यूबॉइड का। ओके, तो ये हमारे पास में निकल आता है। आगे हम देखते हैं आयतन के बारे में।
बच्चों अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने आयतन के बारे में कि वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास में क्या होता है, एक्चुअली इसकी फीलिंग क्या होती है, आयतन का मतलब क्या होता है। मुझे समझ में आ गया कि परिधि क्या होती है, हमारे खेत की जितनी भी मेड़ की लंबाई होती है वो परिधि हो जाती है। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हमारे खेत में हमने क्या करा दिया, प्लास्टर करा दिया और उस प्लास्टर पे हमें पेंट कराना है, तो पेंट कराने में जो हमारे पास में एरिया कवर होता है, पेंट कराने जिस पे हम पेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आयतन का मतलब क्या है, वही आपकी जो टंकी रखी थी उसी टंकी में क्या किया, हमने पेंट किया था। अगर हम बात करते हैं इसमें हमने पेंट किया था, तो पेंट किया था तो हमने क्या निकाला था बच्चों, क्षेत्रफल निकाला था। पेंट किया था तो क्या निकाला था, क्षेत्रफल निकाला था। लेकिन इस बार इस टंकी में हम क्या करने वाले हैं, पानी भरने वाले हैं। अगर हम इसमें पानी भरने वाले हैं तो कितना लीटर पानी आएगा, इसका कितने मीटर क्यूब आयतन है, तो पानी भरने के लिए हमें किस चीज़ को ज्ञात करना पड़ता है, वो आयतन होता है। उसी को हम अब निकालना यहाँ पर सीखेंगे। देखते हैं कितनी कितनी चीज़ों के हमसे आयतन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है, हमसे किसका आयतन पूछ सकता है भाई, गोले का आयतन पूछ सकता है कि मुझे गोला का आयतन बता दो। तो गोले का आयतन पूछेगा कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोला हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, वही जो हम बचपन में खेलते थे, बॉल। बॉल के अंदर अगर हमें पानी भरना है तो कितना सारा पानी हम इसके अंदर भर सकते हैं, इसके लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। इस वॉल्यूम को आपको याद रखना पड़ता है गोले वाले को, तो याद कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हो जाता है हमारे पास में इसका वॉल्यूम। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आयतन हो जाता है गोले का। हो सकता है क्वेश्चन में आप किस तरीके से आपको देगा, क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से कह देगा कि मेरे पास में एक बड़ा सा कांच का गोला है और मैंने पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बना ली। क्या हमारे पास में एक बड़ा सा कांच का गोला था और मैंने इसको पिघला लिया और पिघला करके क्या कर लिया, बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां बना ली। छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद में हमें क्या बताना है कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में अनुपात क्या होगा। तो इस वाले केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितना इसके अंदर मटेरियल भरा था, यानी कि जितना इसका आयतन था उतने ही आयतन में मैंने क्या किया, इन छोटी छोटी गोलियों को बनाई। यानी कि यहाँ पर आयतन आपका चेंज नहीं हो रहा होता है। सेम वैसे ही जैसे हमारे पास में ये बड़ा सा क्या है, एक टैंक है जो कि 10 लीटर का है। ओके, ये बड़ा सा एक हमने क्या कर लिया, अपनी बाल्टी ले लिया और उसमें क्या कर लिया, 10 लीटर पानी भर लिया। उसके बाद में ये छोटे छोटे हमारे पास में ग्लास हैं जिसमें हमारे पास में 500 ग्राम पानी आता है। तो उन 500 ग्राम यानी कि आधा आधा लीटर के पानी को हमने भर करके ग्लास को रख दिया। तो आपके पास में ढेर सारे ग्लास तो हो सकते हैं, यानी 20 ग्लास हो जाएंगे। हमारे पास में यहाँ पर तो एक ही ग्लास था, यानी कि एक बाल्टी थी जिसमें 10 लीटर पानी था। ओके, जिसमें कितना पानी था, 10 लीटर का पानी था। लेकिन इसमें क्या हुआ, मेरे पास में 20 ग्लास बन गए। लेकिन मुझे आप बताइए 20 जो हमारे पास में ग्लास बने उसमें पानी तो उतना ही होगा, है ना। छोटे छोटे ग्लासों में मैंने ना करके रख दिया, इसका मतलब पानी उतना ही है, इसका मतलब हमारे पास में आयतन उतना ही है। यानी आयतन चेंज नहीं होने वाला, आप किसी भी चीज़ को पिघला कर बनाओ या फिर उसका पानी निकाल कर बनाओ। ओके, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में आयतन से रिलेटेड यहाँ पर पूछ सकता है हमसे। दूसरा कैसे पूछ लेता है हमसे क्वेश्चन, तो दूसरा हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि हो सकता है तुम्हारे पास में क्या हो, इस बाल्टी में पानी रखा हो इस तरीके से, और हमारे पास में यहाँ पे बाल्टी में पानी हो और हमने क्या कर दिया, इस बाल्टी में बाहर से एक बड़ी सी बॉल को ला करके डाल दी, जिसका रेडियस आपको दे रखा होगा, इसका आयतन आपको दे रखा होगा। उसके बाद में इसमें डालने के बाद में कहेगा बताओ बाल्टी से कितना पानी बाहर निकल गया। तो बाल्टी से पानी निकल गया, इसका मतलब क्या है, इस बॉल को डालने के बाद में अपने आयतन को ये घेर लेगी, यानी जितना इसका आयतन होगा उतना तो इसमें कवर हो जाएगा, और जितने आयतन की ये बॉल होगी उतना ही पानी क्या होगा, बाहर की ओर हमारे पास में गिर जाएगा, बाहर की ओर गिर जाएगा पानी। बस यही होता है। तो इसका आयतन निकालना बहुत ही ईजिली होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं और वही मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैं फार्मूले की बात कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास में गोले का फॉर्मूला हमने देखा 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं बेलन का फॉर्मूला। बेलन हमारे पास में कुछ ऐसा होता है। बेलन सेम वैसे ही आपके पास में ये टंकी है वही जिसमें हम मेंथा ऑयल निकालते हैं, वो हमारे पास में टंकी है और इस टंकी में क्या कर दिया, हमने पानी भर दिया। तो वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, और हमने सब चीज़ निकालना सीख लिया था। अब बात करते हैं इसके आयतन की कि इसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं। तो आयतन आपको पता है, अगर हम किसी भी चीज़ का आयतन निकालना चाहते हैं तो हमें पता है ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, ये डिस्क यानी कि सिक्कों से मिलकर बनी हुई होती है ना।
ये किससे मिलकर बनी हुई है? वृत्त यानी डिस्क से मिलकर बनी हुई हैं। तो इन डिस्कों के ऊपर यानी सिक्कों के ऊपर सिक्के, सिक्के के ऊपर सिक्के अगर रखते चले जाएं तो मुझे ये मिल जाएगा आयतन इसका। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक का यानी एक सिक्के का क्या कर लेते हैं, वक्र पृष्ठ यानी कि जो क्षेत्रफल है उसका वो लिखेंगे। क्या होता है हमारे पास में? पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमने क्या कर दिया, इसको h हाइट तक रखा, तो फिर कितने सारे सिक्के कवर हो गए हमारे पास में? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो बस यही हो जाता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास में? आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर आता है हमारे पास में शंकु, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा और बोलेगा इसका आयतन निकाल कर मुझे बताओ। तो इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। इसका होता है हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, शंकु में क्या होता है हमारे पास में? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका क्या होता है? सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब आ जाइए चौथे नंबर पॉइंट को देखते हैं। हमसे पूछेगा हमारे घन का हमें क्या बता दीजिए, आयतन बता दीजिए। घन में हमें पता है कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आयतन का मेन मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो अगर ये हमारे पास में क्या है? घन है, क्यूब है। अगर ये एक हमारे पास में क्यूब है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी। सारी भुजाएं ए हैं यानी कि लंबाई भी ए है एंड चौड़ाई भी ए है एंड ऊंचाई भी ए है। तो ए का 3 बार गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? ए क्यूब आ जाएगा। ओके, तो इसका क्या होता है हमारे पास में? आयतन ए क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसका जो घनाभ हमने बताया था। घनाभ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा हमारे पास में प्यारा सा घनाभ। घनाभ हमारे पास में कुछ इस तरीके से होता है। अब घनाभ को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें हम जानते हैं लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। तो मान लेते हैं लंबाई को L से लिखा हमने, चौड़ाई को हमने B से लिखा और इसकी जो हाइट थी उसको हमने किससे लिख लिया? S से लिख लिया। तो हमें पता है जो आयतन होता है हमारे पास में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई एंड गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऊंचाई। तो ये भी हमारे पास में इसका आयतन निकल आता है बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास में ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है लगभग। बस हमसे यही चीज़ें हमसे पूछता है बार बार। अब मैं क्या देखूंगी? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखूंगी कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस हमसे करता है ये। ओके, अभी देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? याद करेंगे जो हमने फॉर्मूले अभी तक आपको बताए हैं, उन फॉर्मूलों को थोड़े से ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करते हैं। तो याद करेंगे वो भी ट्रिक के साथ में। तो सबसे पहले फटाफट देख लीजिए, हमारे पास में सबसे क्रम में क्या आता है? वृत्त आता है। वृत्त में हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? वृत्त हमारे पास में किस तरीके का होता है? सिंपल सा डिस्क के आकार का होता है। ये देखिए हमने बना कर रखा है। इसी तरीके से होता है, आपको पता चल गया होगा। इसकी हम परिधि निकालना सीखते हैं, क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं और दूसरा हमारे पास में इसी से बनाते हैं हम गोला। देखिए परिधि में क्या होता है? 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का हमारे पास में पाई आर स्क्वायर होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है, 2 पाई आर होगा यार। तो पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो कि दोनों में से 2 तो एक ही स्थान पर आएगा, या तो फिर यहाँ पर आएगा या तो यानी एक ही 2 होगा। अब दूसरी चीज़ कहाँ पे स्क्वायर वाला होगा, कहाँ पे 2 लगने वाला है। तो आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास में जो मात्रक आ जाते हैं वो 2 मात्रक होते हैं। कैसे? देखो हमारे पास में क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि इसका मात्रक लंबाई का मात्रक 2 मीटर, यानी इसका भी क्या मात्रक आ जाएगा हमारे पास में? मीटर। एंड गुणे लंबा चौड़ाई का मात्रक भी कितना आ जाएगा हमारे पास में? मीटर। तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी आपको 2 त्रिज्याएं दिख रही होंगी, एक मीटर दूसरा मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसी वजह से हम समझ गए कि क्षेत्रफल के साथ में क्या होने वाला है? आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर होगा और इसके साथ में क्या होगा? 2 पाई आर होगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास में जो वृत्त है वो वृत्त से
अगर हम गोला बनाना चाहते हैं तो 4 वृत्तों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, गोला प्राप्त होता है। ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। फिर इसका हम क्या सीखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ निकालना और आयतन निकालना सीखते हैं। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। क्यों, क्योंकि एक वृत्त का जो हमारे पास में क्षेत्रफल था, इस तरीके का हमारे पास में वृत्त था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, πr²। इसका कितना था, इसका हमारे पास में था πr²। तो अगर हमने इसी तरीके के 4 वृत्तों को आपस में जोड़ दिया तो गोला बन जाता है। तो इसीलिए 4 को जोड़ा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ने के बाद में 4πr²। दूसरा हमें क्या समझ में आता है, हमें आयतन दे रखा है यहाँ पर, तो आयतन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 4/3 πr³। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आयतन का क्या होता है। तो भाई आप याद करिए इसको, 4/3, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 होगा, यानी गोले वाली चीज़ में 4 तो होना ही है। तीसरी क्या बात हमें समझ में आती है कि आयतन जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। कैसे, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई एंड गुणे क्या होता है हमारे पास में ऊंचाई। जहाँ पे भी आयतन की बात आएगी तो यही होता है, यानी एक इसका मीटर, एक इसका मीटर, एक इसका मीटर, तो 3 मीटर हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास में, मीटर क्यूब आना चाहिए। तो मीटर क्यूब देखिए यहाँ पे भी मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 3 है, एक रेडियस यानी कि एक रेडियस के लिए 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर हो गए ना, तो 3 मीटर यहाँ पे भी हैं। तो अगर क्यूब यहाँ पे है तो क्यूब आप यहाँ पे भी लगा दीजिएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला इसका हो जाता है 4/3 πr³। ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है, बेलन के बारे में हमें बताया गया। तो बेलन का भी हमें निकालने के लिए दिया जाता है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, आयतन। वक्र पृष्ठ का मतलब ढक्कन खोल दिया, ढक्कन नहीं लगाया। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब ढक्कन भी कस दिया। आयतन का मतलब उसमें पानी भर दिया। अब देखिए वक्र पृष्ठ हम कैसे निकालते थे, मुझे पता है नीचे हमारे पास में अगर कोई बेलन दे रखा है तो वक्र पृष्ठ के लिए मुझे उसकी तली को भी पेंट करना पड़ेगा। तली तो फॉर्मूला हमारे पास में πr² होता है और दूसरा हमारे पास में 2πrh हो जाता है, क्योंकि ये रिंगों को मिला करके ही बनता है आपस में। ओके, ये समझ में आता है। फिर उसके बाद में संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब है नीचे ढक्कन भी लगा देंगे। अब ढक्कन हमारे पास में नीचे था, अब हम ऊपर भी ढक्कन लगा देंगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो एक πr² क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक πr² एंड दूसरा πr² कितना हो जाएगा, 2πr² एंड 2πrh हो जाएगा। ओके, तीसरी बात क्या समझ में आती है, आयतन क्या होगा इसका, πr² हो जाता है हमारे पास में बेलन का आयतन। क्यों, क्योंकि इस तरीके की डिशों को अगर हम आपस में रखते चले जाते हैं तो ठोस बेलन बनता है, ठोस बेलन है ना, ठोस बेलन बनता है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर पानी भर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास में πr²। तो πr² को हम यहाँ पर πr²। तरीके से हमें क्या हुआ बच्चों, सिलेंडर के बारे में भी फॉर्मूला मिल गया। आप सिक्कों के ऊपर सिक्का रख करके देखिए और इसका आयतन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो मुझे ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारे पास में शंकु। शंकु का आयतन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो शंकु का आयतन, शंकु में भी 3 चीज़ें पूछी जाती है हमसे, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ एंड आयतन। वक्र पृष्ठ का मतलब ढक्कन खोल दिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब ढक्कन लगा दिया, और आयतन का मतलब क्या हो जाता है, 1/3 πr²। अब तुम सोचोगे इसका 1/3 πr² और बेलन का क्या होता है πr², तो हमें कैसे समझ में आएगा कहाँ पे 1/3 लगाएं और कहाँ पे ना लगाएं। तो आपको हम एक बात बताते हैं, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मेरे पास में क्या है, इस तरीके से बेलन है और इतना ही बड़ा मेरे पास में क्या है, ये हमारे पास में शंकु है। ओके, अब हमने क्या किया, इसमें पानी भर दिया, थोड़ा सा उल्टा शंकु बनाया है, समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। देखिए ऐसे भर दिया हमने पानी। अब इस वाले शंकु में पानी भरा और इस वाले बेलन में पानी भरा। आप मुझे बताइए कि इसमें पानी ज़्यादा आएगा, इसमें पानी ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सीधा सीधा है, ये टेढ़ा है, यहाँ पे बहुत ही कम आएगा, ऊपर थोड़ा ज़्यादा पानी आएगा। तो इस वजह से इसमें पानी ज़्यादा आएगा। पानी ज़्यादा आएगा इसका मतलब क्या है, इसका आयतन ज़्यादा है। तो आयतन ज़्यादा है इस वजह से तो πr² होगा, और इसका आयतन कम है इसीलिए हमने 3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर देंगे तो वो छोटी हो जाएगी, इसीलिए हमारे पास में शंकु का आयतन छोटा होता है, तो हम इससे यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्या अब समझ में कैसे आएगा कि 3 ही से क्यों डिवाइड करें। तो आपने देखा होगा कि जो गोले का आयतन हम लिख रहे थे तो वहाँ पे भी 4/3 था और यहाँ पे भी 1/3 है, यानी कि गोले का आयतन हो या शंकु का आयतन हो, अगर हमें नीचे गुण लगाना पड़ा ना तो हम 3 ही लगाएंगे। ओके, तो ये चीज़ भी समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 मीटर क्यूब होते, इस वजह से हम 3 भी यहाँ पर लगा देंगे। तो
तो ये बात भी समझ में आती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है घन। घन को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। घन क्या होता है भाई, वर्गों से मिल करके बना हुआ होता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसकी सारी भुजाएं ए होती है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं और इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, क्योंकि 6 फलकों को हमने जोड़ दिया। आयतन क्या होता है, आयतन हमारे पास में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तीनों चीज़ें आपस में बराबर है तो a क्रॉस a करके हमारे पास में a क्यूब आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। 5 नंबर क्या होता है, हमारे पास में घनाभ है। घनाभ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। और ये क्या होता है, हमारे पास में वक्र पृष्ठ होता है, दूसरा आयतन होता है। वक्र पृष्ठ हमारे पास में क्या होता है, सारे फलकों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का ऊंचाई हो जाता है। निकालना मैंने पहले ही बता दिया है आपको। और आयतन हमारे पास में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे फॉर्मूलों का यहाँ पर रिवीजन कर लिया। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा प्लीज़ देखिए इसे, और इन सारी चीज़ों को मैंने जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से नोट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। शायद आपको पहली बार में ना याद हो, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको पक्का ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन के बारे में कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन कराया गया है, जो मैंने फॉर्मूले आपको लर्न कराया समझाया, बस उसी से रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक बड़ा सा गोला दे रखा है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर की है, और अब हमें इस गोले को पिघला करके छोटे छोटे 1000 गोले बनाने हैं। अब मुझे क्या ज्ञात करनी है, इसकी रेडियस पता है तो बताना है कि जो छोटे छोटे गोले हमारे पास में 1000 बनेंगे, कितनी रेडियस के बनेंगे, समान गोले। ओके, तो हमें क्या पता है कि बच्चों, अगर हमारे पास में ये कोई गोला था तो गोले के अगर हम मटेरियल को पिघलाते हो सकते हैं, ये लोहे की ठोस बॉल हो सकते हैं, किसी अन्य मटेरियल की बनी हो सकती है। तो इस बॉल को जब हमने पिघलाया तो इसके अंदर जो भरा हुआ था वही तो इसका आयतन होता है। तो इसका मतलब आयतन हमारे पास में चेंज तो होता नहीं, तो आयतन ही क्या रहेगा इस वाले केस में, निश्चित रहता है हमारे पास में। तो भाई आयतन क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ लिख लीजिए, आयतन निश्चित रहेगा। अगर आपके पास में आयतन निश्चित रहेगा तो मुझे ये समझ में आता है कि इस गोले का जो आयतन होगा और इन बनी हुई 1000 गोलियों का जो आयतन होगा वो आपस में बराबर होगा। ओके, हम मान लेते हैं कि माना छोटी गोली की जो त्रिज्या है, की त्रिज्या कितनी है, की त्रिज्या स्मॉल आर है। ओके, हम इस गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़े गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा 1000 छोटी गोलियों के आयतन की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में इस बड़े वाले गोले का जितना भी आयतन था उसको पिघलाकर मैंने जो छोटी गोलियां बनाई वो क्या रहेगा बच्चों, आयतन हमारे पास में निश्चित रहेगा। तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला हमने याद करके रखा है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, अब हमारे पास में क्या है, 1000 गोली है, तो फिर हमारे पास में अगर एक गोली का आयतन क्या है, एक गोली का आयतन हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये है एक गोली का आयतन। अब ऐसी ही कितनी सारी गोलियां हैं, 1000 गोलियां, तो फिर क्या हो जाएगा, 1000 गुना हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका आयतन। नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। जैसे हमारे पास में ये ग्लास है, इसमें ग्लास हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 1 ग्लास पानी हो जाएगा, और दूसरा ग्लास भी हम लेंगे तो 2 ग्लास पानी, फिर 3 ग्लास पानी, इसी तरीके से क्या हो जाएगा 1000 ग्लास पानी। और इसको हमने किस में ना दिया बच्चों, इसको हमने एक बाल्टी में ना दिया जिसमें बड़ी सी है ना, तो फिर क्या होगा, इसमें जो पानी होगा वो तो 1000 ग्लास का होगा, लेकिन इसमें तो एक ही बाल्टी का पानी होगा। इसका मतलब इसका आयतन किसके बराबर होगा, इन 1000 ग्लास के आयतनों के बराबर होगा। यानी एक ग्लास में कितना पानी है और गुणा कर देंगे 1000 से। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास, 1000 ग्लासों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 1 ग्लास, है ना, इसी वजह से यहाँ पे गुणा करते हैं। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं, ये चीज़ जो हमारे पास में कॉमन है दोनों साइड में कट जाएगी, तो मैंने इसको आराम से काट दिया पहले ही। अब क्या बचा हमारे पास में आर क्यूब, और इक्वल टू हमारे पास में क्या बचा, स्मॉल आर क्यूब इंटू हो जाएगा हमारे पास में 1000। अब मुझे पता है कैपिटल आर की वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी थी मुझे क्वेश्चंस में, मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर की हमारे पास में रेडियस है इसकी। तो मैं यहाँ पे फटाक से 7 सेंटीमीटर डाल दूंगी, तो 7 का हो जाएगा होल क्यूब इज इंटू हो जाएगा आर का क्यूब इंटू हो जाएगा हमारे पास में 1000। ओके, अगर आपको घन निकालना आता है तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं सॉल्व करती हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब, और इंटू 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 7/10 का पावर 3 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा आर क्यूब, या फिर हमारे पास में जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 10/10, है ना,
सॉरी 7 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास में रेडियस हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आए, ये चीज़ हमारे पास में गुणित में थी, इधर आ जाएगी भाग में हो जाएगी। 10⁻³ ऊपर है, 10⁻³ मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो इस तरीके से मुझे समझ में आ गया। हाँ, जो मेरे पास में छोटी बॉल बनी, छोटी छोटी गोलियां बनी, वो 0.7 सेंटीमीटर की रेडियस की होंगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की हम यहाँ पर। जो अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन कराया गया है कि मेरे पास में क्या है 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। बड़ा सा तुमने क्या कर लिया, एक तार ले लिया। अब उसका हमें क्या बनाना है बच्चों, वृत्त बनाना है, और वृत्त की फिर हमें क्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताइए इस तार से मैं किस तरीके का वृत्त बना सकती हूँ। मैंने क्या किया, इसके इस वाले मोड़ को पकड़ा और इस वाले को पकड़ा, आपस में दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में मुझे कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती हूँ। दैट बच्चों ये है हमारे पास में 100 मीटर लंबा तार। देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास में एक रीड है, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं, तार मान लेते हैं। अब इसका हम वृत्त कैसे बनाएंगे, हो सकता है मुझे ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार दे रखा हो और फिर कहा गया है इसको वृत्त में बना दो। तो वृत्त को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों को मिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया और आपको ये क्या दिखने लगा, मेरे पास में ये वृत्त बन जाएगा हमारे पास में। इसी तरीके से मैंने इसके सिरे को पकड़ा और इसके सिरे को पकड़ा, आपस में मोड़ दिया, तो क्या बन गया मेरे पास में, वृत्त। अब बताइए मुझे तार आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, मुझे तार तो भाई ये वाला दिख रहा है, ये वाला मेरे पास में तार हो जाएगा। इसका मतलब ये तार इस वाले वृत्त में काम क्या कर रहा है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए और ये हम इस तरीके से, यानी कि मैंने क्या कर दी, इस वृत्त की परिधि बना दी। परिधि का मतलब इसकी बाउंड्री देखो खींच दी कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते। ये हमने क्या कर दी, इसकी बाउंड्री खींच दी। तो इसका मतलब तार यहाँ पर किसका काम कर रहा है, इसकी परिधि का काम कर रहा है। तो जो काम भी हम कर सकते हैं वो परिधि से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में हमने 100 सेंटीमीटर लंबा तार दिया था, तो इसका मतलब मेरी जो वृत्त की जो बाउंड्री है, यानी वृत्त की जो परिधि है वो भी 100 सेंटीमीटर है। यानी तार की लंबाई ही यहाँ पर क्या बन गई, परिधि बन गई। तो इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पर परिधि वाला फॉर्मूला लगाने वाले होंगे। तो आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारे पास में 100 सेंटीमीटर लंबा तार था, मैंने इस तरीके से इसको मोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, वृत्त मिल गया। ओके, तो आप समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें समझ में आता है तार की लंबाई ही हमारे पास में किसका काम कर रही है, परिधि का काम कर रही है। अगर तार की लंबाई हमारे पास में परिधि का काम कर रही है तो परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। ओके, तो तार की लंबाई ही परिधि का काम कर रही है। यहाँ पर अब अगर आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए 100 सेंटीमीटर हमारे पास में लंबाई है, इसका मतलब तार की परिधि कितनी थी, 100 सेंटीमीटर थी। इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2πr हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में जो इसकी रेडियस निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी 50 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करके निकालते हो तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा कि हाँ 50 डिवाइडेड बाई पाई हमारे पास में सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। तो इतने रेडियस वाला ये बन जाएगा। अब हो सकता है तुमसे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी पूछ ले भाई साहब, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल फटाक से निकाल लेना है ना। हम तो वो चीज़ें सीख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं गिनने, हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो हम इसको कैसे किल्ड ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो क्षेत्रफल हमें भी समझ में आता है कि अगर हमने ये तार बना लिया, अब इसके अंदर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये वाली चीज़ है, क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, πr² हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू डाल देंगे। तो आर की वैल्यू तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 50/पाई है, रख लीजिए 50, 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आपस में कटने के बाद में मुझे क्या पता चलता है कि 50 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई पाई, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब बताइए मात्रक क्या होगा इसका, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका मतलब दो मात्रक आ जाएंगे, एक लंबाई का एक चौड़ाई का, यानी कि कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन गिवन कराया गया है। इसमें क्या हमें बता रहा है कि हमारे पास में एक बाल्टी है जो कि बेलनाकार आकार की है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें पूरा पानी हमने भर दिया और ऊपर से हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बॉल जो हम क्या करेंगे, इसमें पहले बॉल को डाल देंगे और उसके बाद में बॉल को निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद में आपको पता है कुछ तो बाल्टी खाली हो जाएगी। जितनी बाल्टी खाली हो जाएगी ना, मुझे बस इतना ही बताना है कि अब वो बाल्टी में कितनी ऊंचाई तक पानी होगा, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना। पूरा तो 10 मीटर तक भरी थी, लेकिन ये बॉल डालने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा पानी नीचे गिर गया। फिर मैंने बॉल को निकाल लिया, देखा बाल्टी खाली होगी। तो आपको बताना है कि बाल्टी कितनी खाली हो जाएगी। तो मुझे पता है कि जितना पानी बाहर निकलेगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो भाई मुझे समझ
में आता है कि हाँ इसके आयतन के बराबर क्या होगा, पानी रिप्लेस हो जाएगा नीचे, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी हाइट तक का पानी नीचे गिर जाएगा। तो ये इसका मतलब यहाँ का आयतन और यहाँ का आयतन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उस बॉल का आयतन इंटू पाई आर क्यूब। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास में बेलन यानी कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है जो कि खाली हो जाएगा। तो सपोज दैट मैं मानती हूँ कि पाई इंटू बेलन, जो बेलन है उसकी रेडियस आर मान लेती हूँ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश यानी एच डैश तक ऊपर से बाल्टी खाली हो जाएगी। 4/3 इंटू आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी यानी बेलन के हमारे पास में रेडियस कितनी दे रखी है, 7 यानी 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा एच डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/3 इंटू 7 क्रॉस 7 और उस साइड में क्या हो जाएगा 14 क्रॉस 14 इंटू एच। तो ये हो जाएगा 7×2 = 14, 7×2 = 14। आई होप बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता होगा। 7/3 इक्वल टू एच यानी कि हाइट हमारे पास में कितनी निकल आएगी, 7/3 इज इक्वल टू एच। अच्छा, क्या आपको सच में ये चीज़ समझ में आई है कि हमने इसको किस तरीके से कर दिया, यहाँ पर हम बेलन कैसे लेकर आ गए? शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ बच्चों। जैसे हमारे पास में हमने यहाँ पर क्या डाली, बॉल डाली। बॉल डालने के बाद में पानी कुछ रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेस होने के बाद में कुछ इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा कुछ ऐसा दिखेगा कि हाँ बाल्टी में तो था पानी, लेकिन बाल्टी में से पानी इतना क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो इतना पानी तो भरा हुआ है, लेकिन इतना पानी हमारे पास में क्या हुआ, सब नीचे पड़ा हुआ है, सब गिर गया नीचे। पानी हमारे पास में सारा पानी क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ये हमारे पास में यहाँ से क्या कर रहा है, एक नेस्ट बेलन का निर्माण कर रहा है। यानी ऊपर जितना पानी आता हमारे पास में, ऊपर वाले एरिया में यानी इस वाले एरिया में जितना भी पानी आने वाला था, वो पानी क्या हो गया, हमारे पास में बाहर निकल गया। वो किसके आयतन के बराबर था, तो वो गोले के आयतन के बराबर था। इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको नेस्ट बेलन मान लिया और बराबर कर दिया। इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर आपके पास में यहाँ पर मैं इतने सारे सिर्फ इतने से भाग की यानी रेड वाले भाग की मैं सिर्फ बात करती हूँ, तो जो इतना सा भाग पानी था हमारे पास में, वो इतना सा पानी किसके इक्वल है, वो हमारी बॉल डाल दी है ना। इतना सा पानी किसके इक्वल है, इतनी सी बॉल के, यानी इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन। तो भाई बस वही लिख लिया हमने। बॉल का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मुझे पता है गेंद का आयतन कितना होता है। और ये हमारे पास में ऊपर वाला उतार लिया बेलन, तो बेलन का आयतन भी मुझे पता होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश इसका फॉर्मूला होता है। अब एच डैश कुछ और नहीं बच्चों, इसकी हाइट दे रखी है मुझे एच डैश, है ना, और इसकी हमारे पास में रेडियस। तो बच्चों हमने देखो इसी वाले में से काट कर निकाला, तो मतलब जितनी रेडियस नीचे थी उतनी ही रेडियस ऊपर हो जाएगी। तो नीचे हमें दे रखा है ना 14 सेंटीमीटर, देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है, देखो 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस मैंने भी यहाँ पे ले ली। तो देखो यहाँ पे मैंने आर के स्थान पे क्या रख दिया बच्चों, ये आर के स्थान पे मैंने 14 रख दिया, और हमारे पास में हाइट कितनी हो जाएगी, एस डैश। तो एस डैश मैंने हाइट निकाली, तो ये हमारे पास में एस डैश निकला है। इसका मतलब ये है कि हाँ ऊपर से बाल्टी हमारे पास में इतनी खाली होगी, लेकिन मुझे क्या बताना है, आप बाल्टी में पानी कितना बचा। तो भाई पहले था 10 सेंटीमीटर, अब इतना बाहर गिर गया, तो इसका मतलब बाल्टी में पानी कितना बचा, इतना। तो इतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को माइनस कर देंगे। तो बाल्टी में बचा पानी, है ना। अब बाल्टी में पानी कितना बच गया हमारे पास में, तो पहले था 10 सेंटीमीटर, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 7/3, जितने हमारे पास में एस डैश की हाइट आई है। ओके, दोनों को माइनस करने के बाद में मुझे पता चलता है 10 माइनस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी से, फिर हम 10 में से 7 बच जाएंगे, और फिर हमारे पास में 9 फिर 7, यानी कि इतने सेंटीमीटर हमारे पास में क्या हो जाएगी, बाल्टी में पानी बचेगा। यानी कि ये वही हाइट है बच्चों, ये हमारे पास में कौन सी हाइट है, ये हमारे पास में ये वाली हाइट है। मतलब इतनी हाइट तक पानी बचेगा और सारा पानी क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर आपसे ये वाली हाइट पूछ लिया, हो सकता है आपसे कह देता कि हाँ मेरे पास में इतने मीटर क्यूब पानी जो है वो बाहर गिर चुका है, मुझे बताओ बाल की रेडियस कितनी थी, ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है। तो कई टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, घबराना नहीं है, बस सिंपल सा जिस तरीके से कहता है उन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हमारे हाई स्कूल लेवल में नहीं आते। ओके, अब देखिए नंबर 4 कंसीडर कराया गया है हमारे, सॉरी वह वर्ग दे रखा है, इसने हमें वर्ग दे रखा है,
और वर्ग में हमारे पास में चारों भुजाएं बराबर होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास में एक वृत्त है और इसको मैंने काट करके बाहर निकाल दिया, निकाल कर फेंक दिया, है ना। तो इसने पूछ रहा है कि मुझे बचे हुए भाग या फिर छायांकित भाग का मुझे क्षेत्रफल बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के लिए जान होते हैं बच्चों, आते ही ज़रूर हैं। तो इन क्वेश्चनों की जो ट्रिक्स है वो आप सीख लीजिए, इनमें थोड़े बहुत स्टेप्स होते हैं, अगर आपने वो ध्यान में रखे तो हमको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिए जाए हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब देखिए, इसने क्या बताया, मुझे ये काट कर बाहर निकाल कर फेंकना है, इसका मतलब मेरे पास में ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, है ना। अगर ये वर्ग है तो इसका क्या होगा बच्चों, कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर क्षेत्रफल है तो ठीक है, हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन इतना क्षेत्रफल मैंने काट करके बाहर फेंक दिया, तो फिर क्या होगा, इतना क्षेत्रफल निकालो और इसको घटा दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैं कर रही हूँ बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या उसमें से माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सब है सेम, दैट इज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर हमारे पास में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, वृत्त में हमारे पास में त्रिज्या है कितनी एक्चुअली में, ये तो व्यास दे रखा है, हमको पता है व्यास और त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो यहाँ तक की जो होती है हमारे पास में त्रिज्या तो पूरा है 14 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर रखने के बाद में मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये 28 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई इंटू हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर, और नीचे हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये 28 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 इंटू 7 तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, और जितना आंसर आएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 28 को 28 से गुणा करोगे जितना आएगा, और माइनस पाई इंटू 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे लिख करके कमेंट करिएगा, और यही हो जाएगा मेरे पास में सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। ओके, नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास में एक वर्गाकार दफ्ती है, यानी कि वर्गाकार है कुछ, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ये वृत्त काट लिया, ये कोने काट लिए इस तरीके से अर्धवृत्त, है ना। तो ये कोने को काट लिया हमने, उसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस क्वेश्चन में भी सेम इस कंडीशन, हमें पता है अगर हमारे पास में ये वर्ग है तो इसका बच्चों पूरा पूरा कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। उसके बाद में मैं इसको काट रही हूँ मतलब इसको घटा दूंगी, इसको काट रही हूँ मतलब इसको भी घटा दूंगी, इसको काट रही हूँ मतलब इसको भी घटाऊंगी, इसको भी घटाऊंगी, इसको भी घटाऊंगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास में क्या बना रहा है, अर्धवृत्त का भी मतलब एक चौथाई भाग है हमारे वृत्त का। कैसे, आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखो बच्चों इस तरीके से हमारे पास में ये वृत्त होता है, वृत्त के अगर हम 4 कोने काट दें तो इस तरीके से होता है, और फिर इसमें से अगर हम एक कोना यानी कि एक भाग निकालें तो वो कैसा दिखता है, ये देखिए दोनों रेखाएं सीधी सीधी हम खींच लेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से खींच लेंगे, इसका मतलब क्या है, ये एक चौथाई भाग है ना। इस तरीके से अगर हम 4 टुकड़ों को मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बनकर तैयार हो जाता है, वृत्त बन जाता है। देखिए ये पहला टुकड़ा, और इसी तरीके से 4 टुकड़े, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर 4 टुकड़े हमें मिल जाए तो क्या बन जाएगा, फिर से वृत्त बन जाएगा एक। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास में भी एक सीधी लाइन 90 अंश के एंगल पर है, उसके बाद में चाप मिला है, इसका मतलब ये ए वाला टुकड़ा है ना, इसका नाम मैं ए दे देती हूँ, बी दे देती हूँ, सी दे देती हूँ। अब देखिए अगर इसी तरीके के मुझे सारे टुकड़े मिल जाते हैं, मतलब 4 टुकड़े अगर मिल जाते हैं, तो फिर मेरे पास में क्या बन जाएगा, फिर से एक नया वृत्त बन जाएगा। तो ये रहा एक टुकड़ा, मतलब पहला टुकड़ा, एंड ये रहा मेरे पास में दूसरा टुकड़ा, ये रहा मेरे पास में तीसरा टुकड़ा, और ये रहा मेरे पास में चौथा टुकड़ा, यानी कि एक और वृत्त बन गया। इसका मतलब आप इसमें से कितने वृत्त घटा रहे हो बच्चों, सिंप्लीफाई 2 वृत्त यहाँ से घटा रहे हो, तो बस उन्हीं को यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है ऐसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल का मतलब ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पर देखिए, पूरी पूरी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, ये वाला वृत्त और चारों कोनों को मिलाकर बना हुआ एक और वृत्त, यानी 2 वृत्त हैं,
ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 त्रिक का 9 माइनस का 2 पाई इंटू आर कितना दे रखा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है वृत्त की, 1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, तो 1 से कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 2 पाई, या फिर हम कर सकते हैं इसको 9 माइनस 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस 4 दूनी 8, 2 एक नम 2, 3 दूनी 6, घटाएंगे कितना आएगा 2 9, और यहाँ पे हमारे पास में 8 बटे तो 2 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा मेरे पास में, छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। मतलब बचे हुए भाग का हमारे पास में जो एरिया होगा वो इतना हो जाएगा। ओके, तो ये रहा था हमारे पास में चौथा क्वेश्चन। अब बच्चों इस तरीके की नौटंकी आपसे कहीं पे भी खेल सकता है, तो आप खेलिए इनके साथ में और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन कराया गया है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या दिया गया है, एक जैसे आपने देखा होगा कुआं, है ना। आपने कभी कुआं देखा है या नहीं देखा, तो कुएं में क्या होता है भाई साहब, कुआं हमारे पास में कुछ इस तरीके से होता है कि पहले हमारे पास में कुआं होता है ना, बना हुआ होता है कुआं, इस तरीके से कुछ हमारे पास में बना हुआ होता है। फिर उसके चारों तरफ क्या लगी हुई होती है, ईंटें लगी हुई होती हैं, लगी हुई होती है नहीं लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्या होती है, ईंटें लगी हुई होती हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी पूरी ईंटें लगा देते हैं यहाँ पर, और इसमें से हम अपनी बाल्टी निकाल रहे होते हैं। इसका मतलब इस वाले स्थान पे मटेरियल नहीं होता है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे बता दो कि इस वाले स्थान पे कितना सारा यहाँ पर हमारे पास में छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, और छायांकित भाग का हमारे पास में क्षेत्रफल ही मुझे बताना है एक्चुअली में यहाँ पर। तो चलिए भाई बताते हैं हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और अगर ये बेलन है तो फिर इतने ही मतलब अगर नीचे तक हमारे पास में बना होता ग्लास, तो फिर हमारे पास में इसका आयतन कितना हो जाता छायांकित भाग का, जो ऊपर से नीचे। तो पहले हम बात करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, फटाक से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो मुझे पता है बच्चों, हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए इस पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल मुझे पता होना चाहिए। फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, क्यों, क्योंकि यार ये वाला तो है ही नहीं हमारे कुएं में। हमारे कुएं में तो सिर्फ ईंटें लगी हुई हैं चारों तरफ, और बस बीच में तो हम पानी निकालते हैं, इसका मतलब बीच में थोड़ा ना कुछ है। तो हमें क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का यानी ईंटों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एंड माइनस छोटे वाले वृत्त का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर इन्होंने आर दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, यही रख लेंगे। तो हमारे पास में बड़ी रेडियस पाई हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। बड़ी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एंड दूसरा हमारे पास में छोटी रेडियस क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 पाई। तो 3 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि अगर ये हमारे पास में पूरा पूरा बेलन होता, अब शायद बेलन आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इसको भी समझाने के लिए कुछ कर जो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आयतन की, आयतन को कैसे कंसीडर करेंगे। तो देखो आयतन हमारे पास में कैसे आपको मैं समझा सकती हूँ। तो आपने क्या किया भाई साहब, हमने क्या किया, हमारे पास में जो कुआं बनाना था उसी कुएं में हमने क्या किया, नीचे से ही ईंटें रखना स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे ईंटें यहाँ पर रखी है वैसे ईंटें इसके भी नीचे होती, इसके भी नीचे होती, इसके भी, मतलब नीचे से ही तरी बनाई हमने चारों तरफ, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर रखते चले आते। तो हमारे पास में क्या होता है, गहरा सा कुआं बनकर तैयार हो जाता, जिसमें चारों तरफ आपके पास में ईंटें होती नीचे तक, है ना। तो ठीक है, तो इसमें हमें क्या किया, हमने मटेरियल यूज़ किया। तो बस यही जो हमारे पास में आयतन होता है कि कितनी सारी ईंटें लगी, अगर हमने उसी वाले स्थान पे पानी भरा होता ईंटे के स्थान पे कितना सारा पानी लगता, वही होता है मेरे पास में आयतन। तो उसको कैसे निकालेंगे भाई, सेम ही तरीका है, जैसे आपने इसको घटा दिया वैसे ही इस बार आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन को घटा देंगे। तो बड़े वाले हमारे पास में जो सिलेंडर है, यानी बड़ा वाला जो बेलन है, यानी बड़ा वाला जो बाउंड्री है कुएं की, जो बाहर वाली बाउंड्री है उससे हम क्या करेंगे, अंदर वाली बाउंड्री को घटा देंगे, यानी कि उसके आयतन को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को निकालेंगे। तो दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर पे स्मॉल क्यूब, है ना।
फिर उसके बाद में हमारे पास में बच्चों क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे और ये कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो फटाफट, क्या ही करना है इसमें, 4/3 पाई इंटू आर। आर हमने कैपिटल आर देखो देख रखा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है और 1 सेंटीमीटर वो दे रखा है, सेम इस क्वेश्चन है। तो 2 का क्यूब एंड माइनस का हो जाएगा 1 का क्यूब, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई, 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास में 4/3 पाई इंटू 7, यानी हो जाएगा हमारे पास में 7 चौक 28/3 पाई पाई मीटर क्यूब। बच्चों ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस बचे हुए मटेरियल का आयतन आ जाएगा। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछेगा, हो सकता है कुछ किसी को भी गायब कर सकता है। यहाँ पर इस बार मुझसे ये पूछ लिया, हो सकता मुझे इस वाली चीज़ का आयतन दे रखा होता और मुझे पूछ लेता कि अंदर वाले भाग की रेडियस बताओ। तो किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है। बच्चों मैंने जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करने की यहाँ पे कोशिश की। मैंने 6 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की है। सारे फॉर्मूलों का रिवीजन मैंने यहाँ पर वन शॉट में आपको कराने की कोशिश की है। सब चीज़ आपने किया, आप नोट्स कर लीजिएगा इसको और उसके बाद में इसको लर्न करिएगा अच्छे से। तो एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए। अगर कोई बच्चा है जो समझ जाता है और अपनी रिवीजन को करना चाहता है तो बिल्कुल आए यहाँ पर और 2x की स्पीड पर देखकर चला जाए, है ना। तो अपनी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकता है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे। अगली वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए होगी मुझे बताना, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।